हेलो स्टूडेंट, आप चाहते हैं सीटेट एग्ज़ाम में साइंस में 30 मार्क्स लाना मैथ साइंस में, तो बिल्कुल आप ही के लिए ये है। तो इसमें आपको एक पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो आपको प्रीवियस ईयर से सीटेट के एग्ज़ाम के लिए लिया गया है। जो साइंस में अगर चाहते हैं, अगर आपका पेपर 2 है और साइंस है, तो बिल्कुल आप ही के लिए वीडियो है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको करने के बाद आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ये प्रीवियस ईयर के बेस्ट पे है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि धातु की कौन सी विशेषता उसे विद्युत तार बनाने में उपयोगी बनाती है। तो इसमें बहुत सारा गुण है, जैसे भरूरता है, तन्यता है, कठोरता है और चमक है। तो हम लोग जाने भरूरता जो है जिसको मेटाबिलिटी कहा जाता है, और तन्यता है जिसको जो है डक्टिलिटी कहा जाता है। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज़ ही जो होता है वो तार में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ये सभी जो दिया गया ऑप्शन है ये धातु के ही गुण हैं, जानकारी के लिए बता दूं। उसके बाद आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि कॉपर का प्रयोग जो होता है विद्युत तार में क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है इसके बारे में। तो कह रहा है यह रंगीन होता है, तो रंगीन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यह अच्छा चालक होता है, तो ये गुड कंडक्टर है, ये बात सही है। ये हल्का होता है, ये बिल्कुल बात गलत है। उसके बाद ये भरदूरता होता है, ये होता है, लेकिन इसका विद्युत तार में प्रयोग करने का ये उद्देश्य है कि ये विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो चलिए नेक्स्ट वन करते हैं फिर। 3 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है। तो हम लोग जानते हैं सोडियम जो है वो मेटल है, लोहा जो है मेटल है, सल्फर जो है नॉन मेटल है, और तांबा जो है वो मेटल है। तो यहाँ पर सल्फर जो होगा नॉन मेटल का एग्जाम्पल है, तो सी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट वन करते हैं फिर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और NaCl है, यानी कि कॉमन साल्ट है। तो बेकिंग सोडा जो होता है वो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। और इससे जो है इस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसको सोडा ऐश के नाम से जाना जाता है, सोडा ऐश। जबकि ये जो आपको CaCO3 जो है आपको लाइम स्टोन का फार्मूला है, और ये जो है कॉमन साल्ट का फार्मूला है जो डेली लाइफ में हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में आ गया कि केक को फुलाने में बेकिंग सोडा का भूमिका क्या होता है। बेकिंग सोडा जो है केक बनाने में, ब्रेड बनाने में प्रयोग होता है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये ऑक्सीजन देता है, बिल्कुल नहीं, ये ऑक्सीजन जो है गलत है। ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, तो बिल्कुल जब बेकिंग सोडा को जब आप हीट कीजिएगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। बेकिंग सोडा का भी जस्ट फार्मूला याद हम लोग किए हैं जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट कीजिएगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जो होगा वाटर निकलेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये निकलता है और उसको वो स्पंजी बनाता है, जिसके कारण वो फूलने लगता है, और ब्रेड जो होता है सॉफ्ट भी होता है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन है POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कौन सा फार्मूला सही है। तो ये कैल्शियम सल्फेट इंटू हेमीहाइड्रेट जो है बिल्कुल ऑप्शन सही है। इसको कभी कभी जो होता है ये 2CaSO4 इंटू H2O लिखा रहेगा, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। अब क्वेश्चन है कि हड्डी टूटी हुई हड्डी में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि ये रंगीन होता है, बिल्कुल नहीं। ये शीघ्र जम जाता है, यानी कि तुरंत सॉलिड स्टेट में आ जाता है। ये हल्का होता है, ये बिल्कुल नहीं। यह पानी में घुल जाता है, बिल्कुल नहीं। ये वाटर के कांटेक्ट में आते हुए थोड़ी ही देर बाद जो होता है सॉलिड स्टेट में आ जाता है। इसीलिए जो है बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं फिर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा हम लोग बता दें कि इसका वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 होता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट होता है।
इसका वॉशिंग सोडा का। इसमें इंटू 10H2 होता है, तो ये सोडियम कार्बोनेट इसमें आपका ऑप्शन बी है, बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं। फिर 9 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉशिंग सोडा का प्रयोग जल में अस्थायी कठोरता हटाने के लिए क्यों किया जाता है। यानी कि बेकिंग सोडा का प्रयोग जो होता है, जैसे कि स्विमिंग पूल में जो पानी होता है या कहीं पे सप्लाई के लिए पानी होता है, उसको परमानेंट सॉफ्ट बनाने के लिए क्यों होता है, क्योंकि ये अम्लीय होता है। तो आपको बता दें, बेकिंग सोडा जो होता है बेसिक इन नेचर होता है, यानी कि ये क्षारीय होता है। ये क्षारीय होता है, तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। ये गैस बढ़ाने का कारण है, ये बिल्कुल नहीं। उसके बाद रंग बदलने का कारण है, ये बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि अम्ल यानी कि एसिड स्वाद में कैसा होता है। तो ये कॉमन बात है कि ये एसिड जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, जबकि बेस जो होता है स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। ये बात याद रखिएगा। और नमक जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। नमक का जो एग्जाम्पल आप कह सकते हैं NaCl है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल खट्टा सही है। और अगर क्षार का पूछता कि क्षार यानी कि बेस का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा ऑप्शन होता। इसी तरह से हम लोग आ गए हैं कि अम्लीय मिट्टी में चूना क्यों मिलाया जाता है। यानी कि एसिडिक रेन हो गया या किसी बाढ़ आने के कारण या कुछ कारण जो होता है, मिट्टी जो होता है एसिडिक इन नेचर हो जाता है, ठीक है। तो उसमें लाइम यानी कि जो चूना पाउडर जो होता है क्यों ऐड किया जाता है। तो चूना पाउडर जो होता है वो उस अम्लता को कम करता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बेस होता है। बेस एसिड से रिएक्शन करने पर जो होता है सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है। और सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल इन नेचर होता है। सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल इन नेचर होता है। तो ये आपको सही ऑप्शन है कि अम्लता को कम करता है, क्योंकि मिट्टी में अम्लीय हो गया है, तो अम्लीय में क्षार मिलाने से वो न्यूट्रल होगा। तो आपको बिल्कुल ये सही जो ऑप्शन है। तो नेक्स्ट वन हम फिर करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पेट में अम्लता होने के पर एंटासिड क्यों लिया जाता है। यानी कि किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, अनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो वो जो होता है एंटासिड लिया जाता है। और एंटासिड कौन होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, जिसको एंटासिड कहा जाता है, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं। और ये नेचर में जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, यानी कि क्षारीय होता है। तो ये अम्ल को बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं। ये अम्ल को उदासीन बनाता है, ये बिल्कुल सही है। ये पाचन, ये भोजन को पचाने, तो भोजन के पचने की बात जो होगा ना, तो वो इसमें इंजाइम जो होगा ऑप्शन आपका सही होगा। ये रक्त को बढ़ाता है, तो बिल्कुल नहीं। ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन आइसोटॉप्स आइसोबार किया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है संभारिक। संभारिक में सम में समान और भारिक में से भार। भार यानी कि एटॉमिक मास की बात कर रहा है। तो एटॉमिक मास यानी कि दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट का सेम एटॉमिक मास होता है, तो हम कहेंगे कि वो जो है वो क्या है, आइसोबार है, यानी कि संभारिक है। तो चलिए इसमें ऑप्शन देखते, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि दो एलिमेंट्स का अगर परमाणु भार जो है बराबर है तो वो संभारिक है। तो ऑप्शन ये आपका बी सही है। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं। फिर ये आपको क्वेश्चन आ गया आइसोटॉप्स। हम लोग पहले जानकारी के लिए बता दें, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करेगा तो हाइड्रोजन का 3 गो जो होता है, 3 ठो जो होता है आइसोटॉप्स होता है, जिसको प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम कहा जाता है, जिसको आप कह सकते हैं हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। यानी कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं ना, उसको आइसोटॉप्स कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा रहा है कि द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, तो ये जो है द्रव्यमान संख्या जो होता है विभिन्न होता है। कह रहा है कि समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स का कौन सा चीज़ समान होता है। तो समान परमाणु संख्या होता है, लेकिन परमाणु भार जो होता है अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है। तो नेक्स्ट वन आप करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये उदाहरण जो है कार्बन 12 और कार्बन 14 किसके उदाहरण है। तो हम बताएं कि जैसे हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स जो होता है, यानी कि आइसोटॉप्स में वो होता है कि सेम एटॉमिक मास होता है और सेम एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास अलग होता है। तो यहाँ पर जो है कि ये समस्थानिक है या संभारिक है। तो भार तो इसका अलग अलग है। समस्थानिक है या मिश्र धातु है या तत्व है, तो इसका आंसर जो होगा
समस्थानिक है। तो नेक्स्ट वन करते हैं फिर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने जनक की ज़रूरत होता है। जनक मीन्स आप पिता कह सकते हैं, यानी कि कितने पेरेंट्स की ज़रूरत होता है, तो एक। और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है तो उसमें दो। कौन कौन? तो एक मेल होता है और एक जो होता है वो फीमेल होता है, ये बात याद रखिएगा। तो ये अलैंगिक जिसको सेक्सुअल कहते हैं उसमें एक पेरेंट है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी होता है उसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत है। अब आ गया है कि येस्ट की जनन यानी कि रिप्रोडक्शन जो है समानतः किस विधि द्वारा होता है। विखंडन विधि द्वारा होता है, उसके बाद मुर्दन विधि द्वारा होता है, उसका बीजाणु परमाणु होता है, या लैंगिक। तो ये जो होता है इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है आपको विखंडन द्वारा क्या होता है कि एक चीज़ टूट कर दो बन जाता है, उसको विखंडित। तो येस्ट में यही प्रक्रिया होती है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मुख्य क्या लाभ होता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या है, विविधता उत्पन्न होती है। मतलब अलग अलग डाइवर्सिटी, जो बच्चा जन्म लेता है उसमें विविधता पाया जाता है। कम समय लगता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा समय लगता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऊर्जा कम लगता है, ये बात गलत है। उसका वृद्धि तेज़ी से होती है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये आपको ऑप्शन ए जो है वो सही है। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है। तो जानकारी के लिए बता दें कि मनुष्य में पाचन जो होता है मुंह से स्टार्ट होती है, छोटी आंत पर जाके पूरा आरंभ जो होता है, भोजन जो भी हम न्यूट्रिएंट लेते हैं कंप्लीटली डाइजेस्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि आरंभ कहाँ से पाचन होता है, तो मुंह से। आप पूछेगा कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ होता है, फुल डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, तो छोटी आंत में। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही है कि आरंभ कहाँ से होता है। अब 20 नंबर क्वेश्चन में आ गया कि लार, ये जिसको सलाइवा हम लोग बोलते हैं, कि सलाइवा में कौन सी एंजाइम होता है। तो ये कह रहा है पोटेशियम होता है, ट्रेपीजियम होता है, एंजाइम होता है, या लाइपोज होता है। तो ये एंजाइम इसमें होता है, और वो एंजाइम इसको डाइजेशन फूड को इसीलिए माउथ में करना स्टार्ट कर देता है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम किए हैं। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम का निर्माण मुख्यतः किस से होता है। मृत समुद्री जीवों की, तो बिल्कुल सही है। मृत समुद्री जीव जो ये घटना है, इस घटना में क्या होता है कि समुद्र में एक जो क्रिएचर होते हैं, जीव जो होते हैं, वो हज़ारों लाखों साल मरते हैं और उसके बॉटम में जाके जमा हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण एक खास तरह के मिनरल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग जो है पेट्रोलियम कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं फिर। 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कोयला किसका जीवाश्म ईंधन है। कोयला मतलब किस चीज़ से बनता है? पशुओं से बनता है, पौधों से बनता है, उसका बैक्टीरिया से बनता है। तो कोयला किसका जीवाश्म ईंधन है, मतलब कोयला किसके लिए है, किससे बना हुआ है। ये तो बैक्टीरिया के लिए बिल्कुल नहीं होगा, धातु के लिए नहीं, पशु के लिए नहीं, ये पेड़ पौधा से और पशुओं से बनता है। तो पेड़ पौधा मेरे अंदाज से ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन करेंगे फिर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में है कि जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स जो है कौन सी उदाहरण है। फॉसिल फ्यूल्स लकड़ी है, बिल्कुल नहीं। ये कोयला है, कोयला बिल्कुल है। बायोगैस, बायोगैस बिल्कुल नहीं। उसके बाद ये जो है आपको सौर ऊर्जा, बिल्कुल नहीं। तो फॉसिल फ्यूल्स वो होता है जो अर्थ क्रस्ट यानी कि धरती को अंदर से खोद कर निकाला जाता है। तो बिल्कुल आपको कोयला जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो नेक्स्ट वन करते हैं फिर। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रक्त का समूह में कौन सा सार्वभौमिक दाता है, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे कहा जाता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है ओ को कहा जाता है। ये किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी स्पेशल वीडियो है कि कौन सा ब्लड किसको डिनोट किया जाता है और इसमें कौन सा एंटीबॉडी किस में पाया जाता है, उसके बारे में। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के डोनेटर की बात की है कि किसको दे सकते हैं, तो वो जो है वो सही ऑप्शन है आपको। तो आपको नेक्स्ट वन जो है 25 नंबर क्वेश्चन है कि AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। यूनिवर्सल
इंडिकेटर कहा जाए, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। एक्सेप्टर मतलब जो सबसे ले सकता है, एक्सेप्टर कहा जाता है, और या जो कैरियर कहा जाता है। तो ये जो ए बी वाले ग्रुप जो है वो किसी से भी ले सकते हैं, ये जो है आपको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहलाता है। आप कह रहा है रिस्पिरेशन प्रोसेस जो है, रिस्पिरेशन प्रोसेस जो है श्वसन प्रक्रिया, इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन बनाना है, ऊर्जा प्रदान प्राप्त करना है। तो रिस्पिरेशन में जो होता है ना कि जो ग्लूकोज हम लोग खाते हैं वो ब्रेकन डाउन होके हम लोग को एटीपी या डीटीपी एनर्जी देता है, तो ये ऊर्जा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो आपको बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोशीय श्वसन यानी कि सेलुलर रिस्पिरेशन में कौन सी गैस जो होती है निकलती है? सेलुलर रिस्पिरेशन होता है तो उसमें से ऑक्सीजन निकलता है, या नाइट्रोजन निकलता है, या कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, या हाइड्रोजन। तो कोई भी रिस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है तो ब्रेकन डाउन जो ग्लूकोज होता है तो हमारा बॉडी जो है वो ऑक्सीजन ऑब्जर्व करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है रिलीज करता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपको सही है। अब फोटोसिंथेसिस से सॉरी ये जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से है क्वेश्चन कि प्रकाश का परावर्तन किसने दिया है या किसका पालन करता है? तो ये न्यूटन के नियम को पालन करता है। प्रकाश का परावर्तन जो है क्या न्यूटन के नियम को पालन करता है? दूसरा ऑप्शन है कि परावर्तन के नियम, तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है परावर्तन के नियम को ही फॉलो करेगा, ये बात तो बिल्कुल सही है। इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपको सही है। अब हम लोग आएंगे 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का है, ठीक है। जबकि ओम किसका है? तो रेसिस्टेंस का है। एम्पियर किसका है? तो करेंट का है। और वोल्ट किसका है? तो पावर का है। तो आपका एसआई यूनिट की बात किया गया तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कि लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यकता है? केवल ऑक्सीजन? बिल्कुल नहीं। केवल जल? बिल्कुल नहीं। उसके बाद ऑक्सीजन जल दोनों? तो बिल्कुल आपको सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा कि आने वाला नेक्स्ट वीडियो जो है आप तक पहुँचे। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।